हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, हमारा लेक्चर 11, उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत पहले लिया था मैंने लेक्चर, और उसमें मैंने ये बताया था तुम्हें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, आज हम करेंगे अपना स्टार्ट कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स क्या होते हैं हमारे पास? देखो, तुमने भी देखा होगा, जो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या लगा रहता है, सिलिंड्रिकल शेप का। हमने क्या देखा होगा, एक कैपेसिटर लगा रहता है। या जनरली अगर मैं उतना भी डीप ना जाऊं तो तुमने जो फैन होता है उसके ऊपर कंडेंसर सुना होगा, तो वो कंडेंसर क्या होता है, हमारा एक कैपेसिटर ही होता है। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अब कैपेसिटर्स जैसे क्यों जरूरत पड़ती है कैपेसिटर्स की? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा फैन है, तो फैन में जो हमने कंडेंसर लगाया है, जैसे ही हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो वो जो कंडेंसर होता है वो पहले चार्ज होता है। वो बात अलग है, वो चार्ज किसमें हो जाता है, नैनो सेकंड में क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अब वो जो चार्ज हो जाता है उसके बाद जब हमारा फैन स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे वो जो कैपेसिटर होता है, वो जो चार्ज होता है उसे क्या करता है, डिस्चार्ज करता है और फैन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। एक चीज आगना, जैसी फैन स्टार्ट हो जाए एक बार, उसके बाद हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती एनर्जी की, बिकॉज इनर्शिया के कारण वो क्या करता है, फिर अपने मोशन को कंटिन्यू करता है। तो कैपेसिटर कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारा क्या करता है, चार्ज स्टोर करने के काम आता है। तो क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to store electrical charge, electrical charge। तो वो ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटर कहलाता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, हमारा एक ऐसा हमारे पास डिवाइस होता है जो क्या करने के, स्टोर करने के काम आता है, चार्ज स्टोर करने के काम आता है। अब याद रखना, कोई भी हमारे पास अगर मैं कंडक्टर बात करूं तो कैपेसिटर की तरह ही काम करता है, क्योंकि कंडक्टर की खासियत होती है, जैसे मान लो कोई भी मेरे पास रैंडम कंडक्टर है और इसकी खासियत होती है कि इस पे ये क्या करता है, अपने पर चार्ज स्टोर करता है। क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। बट दिक्कत यह है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो हमारा पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो पोटेंशियल किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यू से। किससे, क्यू से। यानी अगर चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्यों, हमने फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डायरेक्टली का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम तुम्हारा, अगर मैं उल्टा बात करूं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q है तो q भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, v होगा कि नहीं होगा। उल्टा डायरेक्टली का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जिसे हम बोलते हैं c। और ये c जो होता है, वेयर c, यही क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटेंस कहलाता है। जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, वैसे कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। यानी कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी बताता है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। और इस कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी फैरेड। बट याद रखना, फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। जो जनरली तुम्हें न्यूमेरिकल्स या उसमें यूनिट मिलेगी वो क्या मिलती है हमें ज्यादातर, माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, नैनो फैरेड, बिकॉज फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब कैसे, ये हम बाद में समझेंगे कि फैरेड क्यों इतनी बड़ी यूनिट होती है। अब बात करेंगे हमारा कि ये कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है भाई, ऑफ कोर्स सी बात है, कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो किसी, अगर मैं यहां से सी की वैल्यू बताऊं तो सी का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू बाई बी। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज जब हम Q बढ़ाते हैं या हम जब चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो Q और V के बीच में जो ग्राफ आता है, Q और V के बीच में जो ग्राफ आता है वो लीनियर आता है। क्या आता है, लीनियर आता है। यानी अगर चार्ज बढ़ेगा तो उसी हिसाब से हमारा क्या होता है, पोटेंशियल भी बढ़ता है। यानी जो कैपेसिटेंस होता है वो ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल
बल्कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन साइज कॉमा, अगर मैं बात करूं साइज की बात करूं, या हम बात करते हैं जो किस मीडियम में उसे रखा गया है, मीडियम इन विच इट प्लेस्ड, बट ये किस पे डिपेंड नहीं करता, Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके साइज पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, बट किस पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम जिसमें हमने उसे रखा होता है। तो C का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q बाय V होता है। कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कैपेसिटर का ओवरव्यू है, इसे फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट करना। यूनिट बता दिए मैंने, फेरेड होती है इसकी यूनिट। और कैपेसिटेंस ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है, उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और उसके बीच में क्या मीडियम रखा है उस पे डिपेंड करता है। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि भाई क्यों उसकी बहुत बड़ी यूनिट होती है, क्या फेरेड बहुत बड़ी यूनिट मानी जाती है, अभी हम इसे चेक करेंगे। फटाफट चलो, तो इसे रब करते हैं। तो अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि भाई कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो क्यों हमारे पास नैनो फेरेड या पिको फेरेड में होती है या माइक्रो में होती है, क्यों फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो उसके लिए मैं पहले तुम्हें एक टॉपिक करा रहा हूं जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ, क्या नाम है इसका, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया और इसे मैंने चार्ज दिया, चाहे हॉलो हो चाहे हमारे पास सॉलिड हो। तुम्हें पता है अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज कहां जाता है, ऑन द सरफेस। तो मैंने इसे क्यू चार्ज दिया और इसका रेडियस मैंने मान लिया आर। तो तुम्हें भी पता है कि अगर किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर को मैं क्यू चार्ज देता हूं तो उसके सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम ही रहता है। और वो कितना रहता है, मैंने चार्ज दे दिया मान लो क्यू, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो कितना होता है वो V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, हमने पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल सरफेस में कितना आ जाएगा हमारा, के क्यू बाय आर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा अभी पीछे कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो C इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन V। Q को ऐसे रहने दिया, V के बदले मैंने यहां से वैल्यू पुट करी के क्यू बाय आर। Q से Q क्या हो जाएगा, सॉरी कैंसिल, तो हमारा C कितना आ जाएगा बताना। K की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है पिछले उसमें जो हमने लेक्चर पढ़े हैं, 1/4πε0 होती है, तो वो 4πε0 घूम के ऊपर चले आएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4πε0 r आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता है क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, आर हमें पता ही है रेडियस होता है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब मुझे पता है अगर मान लो यानी सी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, आर से,
जितना बड़ा कैपेसिटेंस साइज उतना ही बड़ा ज्यादा उसका क्या होगा कैपेसिटेंस। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने एग्जांपल ले लिया फॉर अर्थ, अर्थ के शेप का। तो अर्थ का सबका होता है रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। अगर मैं मीटर में बोलूंगा तो 6.4 इंटू 10⁶, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर होती है। और मेरे को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। तो जब मैं यहां वैल्यू रखता हूं आर के बदले 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय, मेरे को होता है क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹, तो 9 इंटू 10⁹। कोई डाउट किसी को? जब मैं इसे पूरा सॉल्व करता हूं, यानी जब पूरा सॉल्व करता हूं तो ये लगभग लगभग आता है 711 माइक्रोफैरेड। 711 माइक्रोफैरेड। क्या देख रहे हो तुम? मैं जब किस साइज का ले रहा हूं, अर्थ के साइज का मैं कैपेसिटर ले रहा हूं, उसके साइज का कंडक्टर ले रहा हूं, तब जाके उसकी कैपेसिटी इतनी आ रही है किसमें माइक्रोफैरेड में। तभी हमारे को हम बोलते हैं कि जो सी की फैरेड यूनिट होती है वो बहुत बिग यूनिट होती है, क्योंकि अब ऑफ कोर्स ही बात है मैक्सिमम साइज इतना होता है। बट आप आजकल देख रहे हो क्या है, हमें कहां पे कैपेसिटर किसमें यूज किया था, मोबाइल में यूज किया होता है हमने। हमें तो कॉम्पैक्ट साइज चाहिए। अब कॉम्पैक्ट साइज के लिए पहली बात तो हम किसी भी सिंगल कंडक्टर से कैपेसिटेंस नहीं बनाते, इसलिए हमारे सिलेबस में जो है हम क्या पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहां पे हम दो कंडक्टर की हेल्प से क्या बनाएंगे कैपेसिटर बनाएंगे। क्लियर है मेरी बात? बट फिर भी याद रखना कैपेसिटेंस की जो फैरेड यूनिट होती है वो बहुत बड़ी होती है। जो एक्चुअल में यूनिट होती है वो क्या होती है, या तो हमें तुम न्यूमेरिकल्स करोगे भी माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड, पिकोफैरेड में ही मिलेंगी। कोई डाउट किसी को? फटाफट नोट करो, सी की जो फैरेड यूनिट होती है वो बहुत बिग होती है, इसलिए हमारे पास केवल क्या आएगी माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड, नैनोफैरेड, इवन मिली भी बहुत कमी दिखेगी तुम्हें। क्लियर है? तो ये रीजन था बिकॉज अर्थ के साइज का, पहली बात तो फिजिबल नहीं है ये चीज कि अर्थ के साइज का हम क्या बनाए कैपेसिटेंस बनाए। बट फिर भी याद रखना सी किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, इसके साइज पे यानी उसके रेडियस पे। कोई डाउट किसी को? फटाफट इसको क्या करो नोट करो, फिर हम क्या करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस में। फटाफट नोट करो। मैं बोर्ड के आगे से इसलिए हटता हूं ताकि दिख जाए तुम्हें। हो गया नोट? जल्दी करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब देखो सिंगल कंडक्टर के साथ तो दिक्कत आई कि उसका कैपेसिटेंस पहली बात बहुत छोटा हुआ, और साथ में क्या साइज ले रखा था जो साइज हमें वैसे भी फिजिबल नहीं है। अब हमने क्या करा, फिर ट्राई किया दो कंडक्टर से कैपेसिटर बनाने का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
देखो तुम्हारे सिलेबस में केवल केवल पैरेलल प्लेट है, अदरवाइज तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं आज के टाइम पे तो सिलिंड्रिकल हैं, सिरामिक कैपेसिटर आते हैं, बहुत पतले पतले से होते हैं। ठीक है, हमारे पास केवल क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। स्फेरिकल आते हैं, लेकिन हमारे पास केवल यही है, तो हम यही कंटिन्यू करेंगे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल की बात करें तो दिक्कत क्या आई थी, एक सिंगल कंडक्टर से कि यार बात नहीं बन रही थी। क्या बात नहीं बन रही थी, उसका जो कैपेसिटेंस आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था। तो क्या हुआ उस टाइम पे, फिर साइंटिस्टों ने ट्राई किया कुछ नया। और क्या ट्राई किया उन्होंने कि दो कंडक्टर्स लेने की कोशिश करी। अब मैं पहले समझाता हूं। उन्होंने क्या करा, पहले इस कंडक्टर को लिया और इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया। सिंगल कंडक्टर लिया और इसे चार्ज दिया। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर इसमें चार्ज दिया तो चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और तुम्हें पता है एक हद तक ये चार्ज ले सकता है। जैसे ही इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, ये चार्ज जो अब अगर हम इसे बाहर से चार्ज देंगे तो ये चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा। और तुम्हें क्या चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को ये स्टोर करे। अब सिंपल सी बात है, तुमने इसे क्यू दिया बढ़ाया, तो ऑफकोर्स सी बात है V भी बढ़ा, और एक टाइम बाद चार्ज ओवरफ्लो होने लग गया। लेकिन तुम चाहते हो और चार्ज ये स्टोर करे। अब इसके लिए यही हो सकता है काम कि तुम इसका पोटेंशियल कैसे भी कम कर दो, क्योंकि जैसे इसका पोटेंशियल कम होगा तो ये और चार्ज क्या करने ले जाएगा, स्टोर करने ले जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या करा, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक अनचार्ज कंडक्टर लिया है। क्या लिया? अनचार्ज कंडक्टर। तो तुम्हें पता ही है कि बाय हमने पढ़ा हुआ है, म्यूचुअल वो पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है हमने? तीन तरह के वो होते हैं ना हमारे पास, एक तो कंडक्शन से होता है, एक हमारा फ्रिक्शन से होता है, और एक हमारे पास इंडक्शन से होता है। तो हमने यहाँ पे बाय इंडक्शन क्या हुआ, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई दिक्कत? अब एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो स्टार्टिंग में जब ये नहीं था तो तुमने जैसे क्यू बढ़ाया तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, 10 हो गया, मान लो, सपोज कर लो। अब जैसे ये केस हुआ तो इस नेगेटिव के कारण भी यहां पे पोटेंशियल आएगा, जो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव के कारण भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव इसके क्लोज है तो नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा आएगा। मैंने मान लिया, सपोज कर लो इस V नेगेटिव के कारण आया 5 वोल्ट, माइनस का 5 वोल्ट, और इस प्लस वाला दूर है तो मैंने मान लिया इस प्लस के कारण आया 1 वोल्ट, ऐसे सपोज कर लिया। तो अब जो नेट पोटेंशियल आ गया यहाँ पे कितना होगा, 10 में से 5 गया, 5 प्लस 1 6, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 है। मतलब 4 वोल्ट का और चार्ज ये ले सकता है, यानी ये चार्ज और लेने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर भी अगर मान लो काम नहीं बना तो हमने क्या करा, फाइनल क्या करा, अब जो ये हमारे पास ये वो थी प्लेट, इसे क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से ये जो पॉजिटिव चार्ज था एक्स्ट्रा वो कहां चले गया, ग्राउंड में चले गया, यानी जो ये +1 भी आ रहा था ये भी हट गया, यानी अब इसका नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट। यानी अब ये 5 वोल्ट का और चार्ज लेने के लिए रेडी है। तो यही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है कि हम दो तुम्हारे पास कंडक्टर लेते हैं जिसमें एक चार्ज होता है, दूसरा अनचार्ज होता है, फिर चार्ज के कारण यहां पे इंडक्शन होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, तुम्हारा अर्थिंग कर देते हैं, जिसके कारण अब ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये चार्ज स्टोर करने के काम आता है। इसे ही क्या बोलते हैं, हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो जो भी हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं उनके अंदर दो प्लेट्स लगी होती है मेटल की, जिनका काम क्या होता है, चार्ज स्टोर करना होता है। तो सबको समझ आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल। सिंगल चार्ज लिया, सिंगल कंडक्टर के साथ दिक्कत क्या आ रही थी, 10 वोल्ट तक चार्ज स्टोर हो गया, लेकिन हम चाहते हैं और चार्ज स्टोर हो। उसके लिए मेरे को पोटेंशियल कम करना था, तो मैंने यहाँ पे अनचार्ज हो लाया, साथ में उसे अर्थिंग कर दी, जिससे मैंने क्या देखा कि यार इसका नेट पोटेंशियल कम कर दिया मैंने। अब जितना पोटेंशियल कम होता रहेगा ये उतना चार्ज और लेता रहेगा, यानी चार्ज और लिया तो चार्ज और स्टोर किया। इस तरह से हमारा क्या बना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना, और ये उसका प्रिंसिपल होता है। कोई डाउट किसी को? कोई पूछेगा नहीं तुम्हें प्रिंसिपल क्या होता, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसने ज्यादा चार्ज कैसे स्टोर किया। कोई डाउट किसी को? तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब
हम ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आता है वो जानने वाले हैं, जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड पार्ट, जहां पे हम विद डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। कोई डाउट किसी को? फटाफट नोट कर लो इसे। वैसे तो इसमें नोट करने लायक है नहीं कुछ, फिर भी जो मैंने समझाया समझ लो बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें नोट करने लायक। चलो रब कर देते। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। ये हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, इसका कैपेसिटेंस क्या होता है हम वो जानेंगे। तो हेडिंग है हमारी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरफ अर्थिंग कर रखी है मैंने और इसे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और नेगेटिव चार्ज दे रखा है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे डी ले रखा है, और साथ में जो ये प्लेट है इनका एरिया ए मान रखा है। क्या मान रखा है? लेट ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट, डी उनके बीच में हमारा डिस्टेंस है। अब तुम्हें पता है अगर यहां पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहां पे क्या हो जाएगी? माइनस सिग्मा हो जाएगी। कोई डाउट? अच्छा, ये मेरे पास वो है। अब क्या तुम्हें पता प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है? हमने क्या पढ़ा था गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, और मैंने बताया भी था ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद होना चाहिए, मैंने वहां पे भी बोला था याद रखना, ये वहां यूज होएगा। तो ये कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट E बराबर कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला Q अपॉन ए होता है। अगर नहीं पता तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब हमें पता है C का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई वी, और मैंने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा वी का, क्या होता है? E अपॉन डी। याद होगा तुम्हें, क्या पढ़ा था हमने? सॉरी, E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी। E कितना है मेरे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब तुम्हें पता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? तो कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Q बाय V होता है। क्या होता है हमारे पास? Q बाय V। V के बदले कितना है? डेल्टा V, क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मेरे को पता है चार्ज को यूं ही रहने दिया Q, और डेल्टा V के बदले मैंने यहां से वैल्यू रख दी। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और D नीचे रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब तुम्हें भी पता है एप्सिलॉन नॉट ऐसी रहा, Q ऐसी रहा, सिग्मा के बदले क्या लिख सकते हो? Q अपॉन ए। अभी बताया था मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? Q बाई ए, और नीचे क्या है? D है। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे, डी पे, और इसके बीच में जो हमारे पास अभी मैंने कुछ नहीं रखा है, मतलब बीच में क्या है? या तो वैक्यूम है या हमारे पास एयर है। तो ये फॉर्मूला होता है। बट इन केस इफ मैंने क्या कर दिया, जो इनके बीच में, जो हमारे प्लेट के बीच में हमारा मीडियम है, इफ वी इंसर्ट a dielectric between plate of dielectric constant K,
तो हमारा जो ये फॉर्मूला होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, या विद डाइलेक्ट्रिक, तो ऑफकोर्स ही बात है, तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोई और मीडियम आ गया, कोई और मीडियम आ गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन ए बाय डी। और मेरे को पता है, हमने पढ़ा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हमने पढ़ा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई दिक्कत, तो मैं इस एप्सिलॉन के बदले क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन आर को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो के टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। यानी जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो क्या आ गया, के टाइम्स ऑफ सी नॉट आ गया, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। सी नॉट मैंने मान लिया जो एयर में है, अभी इसे क्या मान लिया, सी नॉट एयर में, उसका क्या आ गया, के टाइम्स। देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी किसके बराबर है, सी नॉट, तो के टाइम्स हमारा क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर मैं तुम्हें ऐसी कोई क्वेश्चन दे दूं कि मान लो एयर में हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो है, कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफेरेड है, और मैंने उस जो हमारा इनके बीच में जब एयर था उस एयर के बदले कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है मान लो, तो जो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ पुराने वाला, तो पुराने में 5 था, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं। तो जब भी हम किसी भी पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे पूरा, अभी मैंने थिकनेस वाला नहीं है, वो अगला टॉपिक है, तो वो हमेशा के टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, के टाइम्स, वेयर के क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। कोई डाउट किसी को, के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फटाफट इसे भी नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लिए हम यही करेंगे बिकॉज ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आज के लिए हम ये पढ़ा कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर कैपेसिटर होता क्या है, क्यों यूज होता है, चार्ज स्टोर करने के लिए यूज होता है, ये सब हमने आज पढ़ा। बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।